हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम सारे चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन विद डिटेल एनालिसिस स्टडी करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस इस चैप्टर के कुछ नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैस्ट्रिक, आप सभी को पता ही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स द म्यूकस। ओके, what would happen if mucus is not secreted by the gastric gland? Let's discuss it in a question number 51. Question number 51. What will happen if mucus is not secreted by gastric gland? Okay, अगर gastric gland mucus नहीं secrete करता है तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात तो हमें समझ लेनी है, वो ये है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में पेप्सिन एंजाइम और उसके बाद में म्यूकस, इन तीनों सब्सटेंस को सीक्रेट करती है। तो म्यूकस का सबसे पहले हमें फंक्शन समझ लेना है। तो म्यूकस जो होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रोड्यूस इन द स्टमक। ओके, वो इंटरनल लाइनिंग जो होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है म्यूकस। तो सिंपल सी बात है, अगर म्यूकस नहीं सीक्रेट होगा तो क्या होगा? देन इट विल लीड टू करोजन ऑफ इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक विच कॉजेज द एसिडिटी एंड अल्सर। उसके वजह से हमें एसिडिटी का या फिर अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर म्यूकस नहीं सीक्रेट होगा तो, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को करोड़ कर देगा, खराब कर देगा। ओके, so mucus is very important to protect the internal lining of the stomach. So that's all about question number 51. Friends, we know that liver secretes the bile juice which is stored in the gallbladder and it is released into the small intestine. So, and it's helpful for the emulsification of fat. So in question number 52, it is asked that what are the significance of emulsification of fats? Let's discuss it. Question number 52. What is the significance of emulsification of fats? Okay, so friend, हमें पता है जो large fat globules होते हैं, okay, large fat globules, उनको small ग्लोबुल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्रोसेस। इस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, यानी कि लार्ज ग्लोबुल्स का कन्वर्जन हो जाना स्मॉल ग्लोबुल्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज द फैट्स आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स which are present in the food in the format of large globules and that makes it difficult for enzymes to act on them. Okay, अगर एक बात हमें पता हो, यानी कि फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में होते हैं और उनको डाइजेस्ट करना एंजाइम्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो इसीलिए जो बाइल सॉल्ट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द बाइल विच इज़ सिक्रेटेड बाय द लीवर, वो क्या करता है, इट ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स मैकेनिकली इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जिसको कि हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और इसके वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द इफिशियंसी एंड मेकिंग इट इजी फॉर द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स टू एक्ट अपॉन देम। ओके, अगर ये बड़े फैट ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एंजाइम्स उनको ठीक से डाइजेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ ईजी फॉर एंजाइम टू डाइजेस्ट देम। Therefore, emulsification of fat is very important process. Okay, so that's all about question number 52. Now let's discuss about question number 53. Friends, in nutrition in human beings, we discussed that in alimentary canal, food pass from buccal cavity to the large intestine. Okay, तो ये जो फूड का मूवमेंट होता है from buccal cavity to the large intestine, वो किस तरीके से होता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस मूवमेंट? लेट्स डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल? ओके, सो मूवमेंट ऑफ फूड कैसे हो रही है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जो एलिमेंट्री कैनल की वॉल होती है, जो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, इट कंटेन्स द मसल लेयर। ओके, वो मसल लेयर से बनी होती है
और उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस मसल pushes the food forward and this movement is called as peristalsis movement, okay, which occurs all along the gut. okay, जो gut है हमारे एलिमेंट्री कैनल है फ्रॉम बकल कैविटी टू द रेक्टम, तो इन सारे एलिमेंट्री कैनल में जो वॉल होती है वो बनी हुई होती है मसल से, और यहाँ पे उनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो आगे फर्दर पुश किया जाता है। और इस मूवमेंट को भी स्पेशल नाम है, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल सेल्स या फिर मसल या फिर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, द फूड इज पुश्ड throughout the elementary canal. This is all about question number 53. Okay, so that's all about question number 53. Friends, we know that most of the digested food is absorbed in the small intestine. Can you guess what must be the reason so that most of the absorption takes place in small intestine only? So let's discuss it in question number 54. Question number 54. Why does absorption of digested food occurs mainly in small intestine? Okay, so friend, जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है राइट फ्रॉम बकल कैविटी से लेके रेक्टम तक यानी लार्ज इंटेस्टाइन तक, तब इस पूरे रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो मैक्सिमम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस? सो देयर आर फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट ही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। नंबर 2 ये है कि ये जो लाइनिंग्स होती है, द इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद द विली विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू इंश्योर बेटर एब्जॉर्प्शन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक विलीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल, वो बढ़ जाता है। दिस इज द सेकेंड रीजन। एंड द थर्ड रीजन इज दैट द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन is richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to the each and every cell of the body. Okay, these villi are richly supplied with the blood vessels. Okay, so इसी की वजह से यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। तो समराइज करता हूँ इस सॉल्यूशन को। सबसे पहला रीजन ये है कि फूड कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज नंबर ऑफ विलीज प्रेजेंट होती है विच इंश्योर्स या फिर जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकता है डाइजेस्टेड फूड। और थर्ड थिंग जो है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं वो सराउंडेड होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फूड एब्सॉर्ब हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल सच रीजंस वी कैन से दैट absorption of digested food occurs mainly in the small intestine. So that's all about question number 54. Now let's discuss some of the interesting match the pair in question number 55. Question number 55. Match the following columns. Okay, so let's discuss. Column number 1 में हमें दिखाई दे रहा है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स। और कॉलम 2 में ऑप्शंस है लीच, पैरामेशियम, डियर एंड ग्रीन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो इट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसका पेयर लगने वाला है फ्रेंड्स ग्रीन प्लांट से, क्योंकि हमें पता है ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन नंबर ए का पेयर लगेगा ग्रीन प्लांट्स को। ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Heterotropic nutrition means it is a nutrition in which organism obtain their food from plants or animal. तो इसका जो पेयर लगने वाला है वो लगने वाला है डियर के साथ में, क्योंकि डियर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, they obtain the food from the other organism that is from the plants. So heterotropic nutrition का पेयर लगेगा डियर को। उसके बाद में थर्ड टर्म है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो फ्रेंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच organism obtain their food from the other organism causing less to that organism, उसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका पेयर लगेगा लीच के साथ में,
लीच जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे एनिमल से उनका ब्लड एज अ फूड कंज्यूम कर लेता है, जिसके वजह से अदर ऑर्गेनिज्म का ब्लड लॉस हो जाता है। सो इसी की वजह से लीच का पेयर लगेगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन को। एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन इन फूड वैक्यूल्स। सो इसका पेयर लगने वाला है पैरामीशियम को। द रीज़न इज दैट पैरामीशियम एक प्रोक्योरेटिक सेल है, उसमें ऐसा स्पेशल सेलुलर अरेंजमेंट नहीं होता है सेल फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वो अपना जो फूड होता है वो विद द हेल्प ऑफ वैक्यूलिन डाइजेस्ट करते हैं। तो इसी की वजह से डाइजेशन इन फूड वैक्यूल का जो पेयर होगा वो होगा पैरामीशियम। सो द फाइनल आंसर्स आर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन डियर, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स, heterotropic nutrition deer, parasitic nutrition leech, and digestion in food vacuoles paramecium. If you like this video, please do not forget to subscribe our channel Toppers Coaching Class. Thank you so much.